Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss Make or Buy decision. My name is Hamad Ahmed. Let's start with the key learning points. We'll discuss today introduction to Make or Buy decision, what drives company to tackle Make or Buy, level at which Make or Buy needs to be considered, Make or Buy decision tree, qualitative and quantitative aspects of a Make or Buy. Let's start with the introduction. What exactly Make or Buy decision is. हम बेसिकली मेक और बाय डिसीजन में ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस करनी है, क्या वो इन हाउस प्रोड्यूस करेगी या फिर वो बाहर सप्लायर से परचेज करेगी। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम 3 पॉइंट्स हैं जिनको हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है कि कंपनी जो मेजर प्रोडक्ट बना रही है अपना, उसमें उसका जो छोटा पार्ट है क्या वो खुद प्रोड्यूस करेगी। जिसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक कंपनी इंजन बना रही है या मशीन कोई बना रही है जिसके अंदर उसको बॉल्स की ज़रूरत है, बेरिंग्स की ज़रूरत है। क्या वो बेरिंग्स वो सप्लायर से परचेज कर लेगी, क्या वो उसके लिए वो इफ़ेक्टिव होगा या फिर वो खुद उसको प्रोड्यूस करेगी, वो उसके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है उसमें सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स की बात की जाती है। मींस कि अगर एक कोई कार मैन्युफैक्चरर है, वो गाड़ी खुद प्रोड्यूस बना रहा है, असेंबल कर रहा है, तो क्या वो उसका इंजन भी खुद बनाएगा या बाहर से इंपोर्ट करेगा, या किस तरह से उसके लिए बेस्ट वे होगा जिससे वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके और अपनी क्वालिटी पर भी कंप्रोमाइज़ ना करे। एंड द थर्ड पार्ट इज कि हमारे जो सप्लायर्स हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, उनसे हमें जो क्वालिटी मिल रही है क्या वो हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। इस पॉइंट को भी मेक और बाय डिसीजन में बहुत अहम रोल दिया जाता है। मेक और बाय डिसीजन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर, जो वेरी करती हैं बाउंड्रीज ऑफ द बिजनेस। इसको हम समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक लाइन है जो सप्लायर से शुरू हो रही है और कस्टमर। कोई भी बिजनेस जो है वो सप्लायर और कस्टमर्स के सेंटर में होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो सप्लायर और कस्टमर, उसका मेन गोल होता है कि वो सप्लायर से अगर रॉ मटेरियल ले रहा है तो उसको प्रोसेस करेगा एंड देन वो उसको कस्टमर में जाके मेन प्रोडक्ट जो है उसको सेल आउट करेगा। लेकिन हम जब मेक और बाय डिसीजन की बात कर रहे हैं, तो जब हम बाय की बात करेंगे तो उसमें तो ये चार्ट बिल्कुल परफेक्ट है कि सप्लायर से इनपुट्स उसने बाय की, उसको मैन्युफैक्चर किया, उसको जो उसके फिनिश गुड्स हैं या जो फाइनल गुड्स हैं उसमें प्रोड्यूस किया एंड देन कस्टमर को सेल आउट कर दिया। लेकिन बिजनेसेस अपनी वर्टिकल इंटीग्रेशंस करती हैं ताकि वो अपनी कॉस्ट को कम कर सकें और इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकें। उसके लिए वो जब वर्टिकल इंटीग्रेशन होती हैं तो बाउंड्रीज इंक्रीज हो जाती होती हैं बिजनेसेस की। नेक्स्ट आप सर्कल देखें तो इस तरह से जब बिजनेस अपनी सप्लायर से को भी वो अपने अंदर कर लेते हैं, जिसमें वो खुद प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वर्टिकली इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सप्लायर यूनिट्स भी जो होते हैं जिसके ज़रिए जो उनके प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स हैं उनको वो खुद, इस सब चीज़ों को हम समझने के लिए नेक्स्ट एक एग्जांपल भी देखेंगे। बट कुछ कंपनीज जो हैं वो ड्राइव्स होती हैं कि किस तरह से मेक और बाय डिसीजन लिए जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ सप्लायर्स के हमारे जो नंबर्स हैं, जो हमने प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, अगर तो बल्क क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है और हमारा गोल जो है वो लॉन्ग टर्म का है, तो कंपनीज जो डिसीजन लेती हैं वो मेक का डिसीजन लेंगे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंपनी को थोड़े क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो वो उस प्रोडक्ट को बाहर से लेना ही ज़्यादा प्रेफर करेंगी, बिकॉज के उसके ऊपर उनकी जो कॉस्ट है वो कम आएगी। इसी तरह से जब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ सप्लायर, मोस्ट जो फर्म्स हैं वो अपनी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती, बिकॉज के कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो एक हमेशा जो भी कंपनी होगी उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है मेक और बाय पे, कि कंपनी जो अपना जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं उनकी क्वालिटी का क्या रोल है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि कंपनीज के पास अपने रिसोर्सेज कितने हैं। आया कि कंपनी इतनी वेल सेटल्ड है या उसके पास इतने इनफ रिसोर्सेज हैं कि वो अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ मूव करती है तो जो उसके एग्जैक्टली जो मेन गोल्स हैं वो मीट हो सकेंगे।
या फिर जो उसका मेन पर्पस है वर्टिकल इंटीग्रेशन से रिसोर्सेज डिवाइड होंगे, क्या वो तो डिस्टर्ब नहीं होगा। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर एक कंपनी का मेन जो कोर एलिमेंट है, अज्यूम कर लेते हैं कि एक कार मैन्युफैक्चरर है, तो वो उस गाड़ी को खुद ही मैन्युफैक्चर करेगा, इवन कि वो बाहर से उसको सप्लाई करो, इंपोर्ट कर ले। अगर वो इंपोर्ट करेगा तो वो फिर मैन्युफैक्चरर नहीं, वो फिर मर्चेंडाइजर कहलाएगा। तो इन 3 कंपोनेंट्स को इवन हर कंपनी अपने एम्स में रखते हुए अपने बोर्ड पे टिक करती है और देखती है कि उन्होंने आया कि प्रोडक्ट को मेक करना है या फिर बाय करना है। हमने जो अभी 3 कंपोनेंट्स को डिस्कस किया उसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग इंडस्ट्री रही है। फ्यू ईयर्स बैक अगर हम देखें तो एक ब्रांड था फोर्ड। जब इन्होंने इनिशियली अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो इनका जो फोकस था वो टोटली मैन्युफैक्चरिंग पर था, और वो इवन के हर एक चीज़ खुद मैन्युफैक्चर करते थे। जो उनकी गाड़ियाँ थी, गाड़ियों की जो सीट पर कवर्स का वूल होता है उसके लिए इन्होंने अपने शीप फार्म जिनसे वूल ली जा सके वो भी इन्होंने अपने खुद बनाए हुए थे। इतने डीप लेवल तक इन्होंने इंटीग्रेशंस की हुई थी कि अपने ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स जो गाड़ी में यूज़ होना था उसके लिए वो खुद मैन्युफैक्चरर थे, मीन्स कि वो खुद उसको मेक करते थे। इसके मुकाबले में अगर हम एक और देखें तो जो जीएमसी जनरल मोटर्स हैं उन्होंने इस कंसेप्ट को ब्रेक करते हुए एडवांस लेवल पर काम स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपने सप्लायर्स को ओपन हैंड दिया था कि वो इनोवेशंस करें, बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करें, और वो अपने जितना भी गाड़ियों में पार्ट्स होते थे वो बाय सप्लायर से बेस्ट क्वालिटी और कम्पिटिटिव प्राइस पर लेके उनको असेंबल करके अपनी गाड़ी को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते थे। तो लेवल की हम बात करेंगे कि मेक और बाय डिसीजन के नीड में हम क्यों कंसीडर किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास पाया जाता है स्ट्रेटेजिक मेक और बाय। अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्ट्रेटेजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म, स्ट्रेटेजिक का मतलब यही है कि हमारा जो डिसीजन होगा वो लॉन्ग टर्म तक होगा। तो कंपनीज मोस्टली प्रेफर करती हैं कि जब वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रही होती हैं तो वो मेक के कंसेप्ट को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, बिकॉज के कोई भी एक यूनिट लगाया जा रहा है तो वो काफ़ी लंबे अरसे तक उसमें जो कॉस्ट है फिर उसको बेयर भी किया जाता है और वो लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए बेनिफिट्स भी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेक्टिकल मेक और बाय में कोई भी कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए या कंटीजेंसी प्लान्स में या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें फौरी तौर पर कंपनी को किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है या शॉर्टेज हो गई है, देन उस सूरत में कंपनी मेक का डिसीजन नहीं लेगी। मेक का डिसीजन लेने के लिए उनको प्लांट लगाने पड़ेंगे, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। इस सूरत में कंपनी कोशिश करेगी कि वो अपने जो सप्लायर है उससे प्रोडक्ट ले ले। एंड इसका एक ऑपोजिट भी हो सकता है कि अगर कंपनी अब किसी सप्लायर से पहले प्रोडक्ट ले रही है और अचानक ही कस्टमर की डिमांड इतनी ज़्यादा आ गई है कि सप्लायर उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा, देन कंपनी मेक का डिसीजन ले सकती है इस पॉइंट पर भी। एंड जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो कंपोनेंट मेक और बाय। जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं डिज़ाइन इंडस्ट्री में तो वहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो मेक और बाय किए जाते हैं। तो एक थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कंपनीज के लिए कि वो ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स खुद मैन्युफैक्चर कर सकें या टोटली वो रिलाई कर सकें बाय करने पे। इस सूरत में कंपनीज जो हैं वो दोनों जो कंसेप्ट्स हैं उनको साथ लेके चलती हैं। जो मेजर्स पार्ट्स होते हैं जो उनकी कंपनी के यूएसपीज हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, उनको वो मेक करती है, एंड जो उनके सपोर्टिव पार्ट्स होंगे वो सप्लायर से या अपने जो मार्केट में जो एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे वो बाय कर लेंगे। नाउ वी डिस्कस मेक और बाय डिसीजन ट्री। मेक और बाय डिसीजन ट्री में जब हम बात करते हैं तो इसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी जो कंपनी है वो अपना डिसीजन किस तरह से लेती है, क्या है उसने मेक करना है या बाय करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कंपनी को जब सेल्स, न्यू प्रोडक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज या पार्ट फैमिली रिक्वायरमेंट्स किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी सबसे पहले क्या क्वेश्चन रेज करती है कि कंपनी में सबसे पहले इज द रिक्वायरमेंट, जो पार्ट की रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रेटेजिक है, लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरत है या शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरत है। इसके जब हम आंसर्स की बात करते हैं तो इसका आंसर दो ही तरह से हो सकते हैं, या तो येस होगा या नो होगा। अगर कंपनी येस करती है
तो उसमें वो ये कहती है कि डू वी हैव अ कैपेबल टू मेक, क्या हम इतने कैपेबल हैं कि हम इसको मेक कर सकें। अगर कंपनी इसको नो कर देती है फर्स्ट आंसर को ही कि ये जो हमारा पार्ट है वो स्ट्रेटेजिक के लिए नहीं है, तो उसका आंसर नो है। अगर वो नो की बात करती है तो उसमें डू वी हैव अ कैपेसिटी अब किस टर्म में बात वो कर रहे हैं। तो इसमें कंपनी इस चीज को देखती है कि अगर उनकी कैपेसिटी भी नहीं है उस चीज को मेक करने की, तो वो फिर सप्लायर के पास जाएंगी और वो प्रोडक्ट परचेज कर लेंगी। अगर कंपनी की कैपेसिटी है वो उसको बिल्ड कर सकते हैं, तो फिर वो ये देखेंगे कि इस कैपेसिटी को अगर हम यूज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा और कितना एक इम्पैक्ट आ सकता है। अगर तो इम्पैक्ट नहीं आएगा या इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है, बेयरेबल है, जिस पे काम किया जा सकता है, तो कंपनी खुद प्रोडक्ट मेक करना शुरू। अगर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है और वो इफेक्ट करेगा जो हमारा मेजर प्रोसेस है, तो फिर कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बाय करेंगी, खुद नहीं मेक करेंगी। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें जब जिसका हमें आंसर ये था कि कंपनीज के पास कैपेसिटी है कि वो उसको मेक कर सकती हैं, तो फिर कंपनीज मेक करने से पहले ये क्वेश्चन रेज करती हैं कि अगर हम इस प्रोडक्ट को बनाएंगे तो क्या हम कंपेटिटिव होंगे। अगर कंपनीज कंपेटिटिव हैं, जो सप्लायर से लेने के बाद अगर वो सप्लायर से परचेज करती तो उसमें उनको क्या कॉस्ट आ रही है या उसकी क्या क्वालिटी है, और जो वो खुद बनाएंगे वो ज़्यादा अच्छी होगी या उसमें प्राइस कम है, देन कंपनीज खुद मेक करेंगी। अगर इसका आंसर नो है, देन कंपनीज ये डिसाइड करेंगी कि ठीक है हम कम्पेटिटिव नहीं हैं बट बनाते हैं, तो क्या हम जस्टिफाई कर सकेंगे इस प्रोडक्ट को। इफ़ अगर वो जस्टिफाई कर सकते हैं देन वो प्रोडक्ट को मेक करेंगे। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, उनकी कॉस्ट या अदर कंपनीज के स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ इश्यूज क्रिएट करते हैं, देन वो प्रोडक्ट को बाहर से सप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो, अब जितना भी हमने मेक एंड बाय कंसेप्ट को समझा है, इस पर हम हमारे एनालिसिस हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस से किस तरह से एक कंपनी मेक एंड बाय डिसीजन लेती है, एंड एक क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव से किस तरह से लिया जाता है। इसमें हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। मैं नेक्स्ट जो एनालिसिस हैं इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा अब्दुल रहमान से कि वो हमें ज्वाइन करें एंड इस कंसेप्ट्स को और इस डिस्कशन को मज़ीद आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू अमाल। तो इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपने पहले देखा है कि हम मेक एंड बाय डिसीजन के डिफरेंट फैक्टर्स को हम कंसिडर कर रहे थे। इसकी बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि आइदर वी शुड मेक इट इंटरनली और वी आउटसोर्स इट। तो मैं उसी डिस्कशन को थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूँगा। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पर हमारे लिए डिसीजन लेना या किसी भी मैनेजर के लिए डिसीजन लेना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे, जिस पे पहले नंबर पर क्वालिटेटिव एनालिसिस है एंड देन हम मूव फॉरवर्ड करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन का जैसे कि हमें आइडिया है कि उसके अपने एडवांटेजेस भी हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। तो अगर आप एक कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेशन करती है तो उसको फ़ायदा ही होता है कि उसका जो उसकी सप्लाई है, जो उसके रॉ मटेरियल्स है, उसका स्मूथर फ्लो हो जाता है और उसका कंट्रोल रहता है उसके ऊपर। ऑन द अदर हैंड अगर हम या कोई भी कंपनी आउटसोर्स करती है तो उसका ये फ़ायदा हो सकता है कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि उसको वो स्पेशलाइज्ड अगर सप्लायर से वो कॉन्टैक्ट करके कोई भी रॉ मटेरियल को बाय करते हैं तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इंजॉय कर सकते हैं। ये नहीं कि उनको लो प्राइस पर रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो उसमें हम डिफरेंट फैक्टर्स को देखेंगे, यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। पहले नंबर पर कोर कम्पिटेंसीज है एंड देन मार्केट डिफरेंशिएशन, एंड ऑन थर्ड नंबर कॉस्ट एफिशिएंसी, टाइम टू मार्केट इनोवेशन, रिस्क एंड कंट्रोल, एंड लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैं वन बाय वन कोशिश करूँगा कि इन एग्जांपल्स को रियल टाइम एग्जांपल के साथ इन कंसेप्ट्स को इलैबोरेट करूँ। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास कोर कम्पिटेंसी आ रहा है उसमें हमारे पास एग्जांपल है एप्पल की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एप्पल की कोर कम्पिटेंसी क्या है, वो उनका सिक्योरिटी सिस्टम है और उनका यूएक्स है, जो कि यूज़र डिज़ाइन बनाते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस है उनका, वो नेक्स्ट लेवल है, टॉप लेवल है, और कंज्यूमर इसी वजह से ही एक लंबे अरसे से लॉयल कस्टमर्स हैं एप्पल के। तो सबसे पहले कोर कम्पिटेंसीज के हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो है क्या। तो वो एक यूनिक कैपेबिलिटी होती है जो कि कंपनी को एक कंपेटिटिव एडवांटेज देती है ओवर ऑल अदर कंपेटिटर्स इन द इंडस्ट्री। तो इसलिए एप्पल की हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एप्पल मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनके
प्रोडक्ट्स के पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, तो वो खुद ही उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मेक कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज़ वो चाह रहे हैं कि हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसी है, वो हमारे पास ही रहे, कोई और कंपनी के लिए हम आउटसोर्स ना करें, ताकि हमारा उसके ऊपर कंट्रोल रहे। इसी चीज़ को हम मज़ीद आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कोर कॉम्पिटेंसी जो उनका डिज़ाइन और जो उनका सॉफ्टवेयर है, जिसके ज़रिए से वो सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहे हैं अपने यूज़र्स के लिए, तो उस पे फ़ोकस रखने के लिए वो अपने कोर कॉम्पिटेंसी को अपने पास ही इंटरनली उसको मेक कर रहे हैं और बाय की तरफ मूव नहीं करते वो। ऑल्दो कि वो कुछ प्रोडक्ट्स या पार्ट्स जो हैं वो बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं, बट उनका मेन फ़ोकस इंटरनली है। देन हमारे पास सेकंड जो एग्ज़ाम्पल आती है वो मार्केट डिफरेंशिएशन की है, और उसमें मैंने एग्ज़ाम्पल चूज़ की है इंटेल एंड एचपी एंड डेल की। तो बेसिकली मार्केट डिफरेंशिएशन ये है कि हो सकता है कि किसी भी कोई भी ऐसी फर्म है, कोई ऐसा सप्लायर है जो कि स्पेशलाइज्ड हो चुका है उस चीज़ में, और उससे अच्छा कोई भी और इस वक्त इवन कंपनी इटसेल्फ भी वो चीज़ नहीं बना सकती, प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इन मौकों पर बेहतर यही होता है कंपनीज़ के लिए कि वो उसको आउटसोर्स कर लें। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो इंटेल की है कि इंटेल इस वक्त सबसे अच्छे माइक्रोचिप प्रोसेसर्स जो है वो बना रहा है। इसलिए एचपी एंड डेल बोथ कंपनीज़ एंड सिर्फ यही नहीं, और भी जितनी भी लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लिनोवो है, हमारे पास तोशिबा है, इस तरह के जितने भी लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं, इवन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी, वो भी इंटेल पे ही रिलाय करते हैं। व्हाई? बिकॉज़ इंटेल इज़ अ स्पेशलाइज्ड सप्लायर। इंटेल ने अपने आप को उस चीज़ में स्पेशलाइज़ कर लिया है माइक्रोचिप प्रोसेसिंग में की इंडस्ट्री में। तो इसी वजह से अब कंपनीज़ के पास कोई और चॉइस नहीं है। अगर वो खुद मेक करती हैं उस चीज़ को, तो वो उतना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर नहीं प्रोड्यूस कर सकती। दैट्स व्हाई दे आर कंपेल्ड टू बाय फ्रॉम द इंटेल। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो एग्जांपल है वो कॉस्ट एफिशिएंसी की है। डेफिनेटली कोई भी फर्म यही चाहेगी कि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ हो। तो उसके लिए वो डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, जिस तरह कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट वेज़ हैं जिसके ज़रिए से हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। तो लेकिन हम अगर इसमें मेक एंड बाय के पर्सपेक्टिव में इसको देखना चाहें, तो हमारे पास एग्जांपल आती है नाइकी की। तो नाइकी एक ओवरऑल मल्टीनेशनल ब्रांड है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रहा है, और नाइकी ने किस तरीके से आउटसोर्सिंग करने का जो है उसको अपनाया है, वो इस तरह है कि वो उन्होंने स्पेशलाइज्ड सप्लायर डिफरेंट कंट्रीज़ में उन्होंने हायर किए हैं, जिनको खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं, और इसके अलावा उनको जिस वक़्त भी कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसी वक़्त ही उसको अरेंज करवा लेते हैं। तो इस तरीके से जिस तरह हम एक चीज़ पढ़ते आए हैं, JIT जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी, तो ये जो कि एक टोयोटा की तरफ से ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो उसी चीज़ को नाइकी भी कर रहा है कि वो अपना जो उनका मेन फ़ोकस है वो डिज़ाइन एंड मार्केटिंग पे रखते हैं, और जो उनके सप्लायर्स हैं वो उनके डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सप्लायर जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो उनसे कॉन्टैक्ट करके और उनको अकॉर्डिंगली जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की, वो बाय कर लेते हैं। ओके, सो फोर्थ नंबर पर हमारे पास टाइम टू मार्केट इनोवेशन आता है। इसमें जैसे कि हमें ऑलरेडी इस चीज़ से फ़ैमिलियर है कि मार्केट किस कदर इस वक्त कंपेटिटिव हो चुकी है, तो हमारे पास इनोवेशन, हर कंपनी को इनोवेशन करनी पड़ती है, और उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किस वक्त कौन सी कंपनी फर्स्ट एज लेती है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाती है मार्केट में। तो स्टारबक्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि वो उनका जो मेन फोकस है वो है डिफरेंट फ्लेवर्स कॉफ़ी में इंट्रोड्यूस करवाना। वो उनकी इनोवेशन है, वो ऑलमोस्ट डेली या मंथली बेसिस पर नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बट उसमें ये है कि वो अपना फोकस इनोवेशन पे रखते हैं, लेकिन उनके जो सप्लायर्स हैं वो डिफरेंट जो है डाइवर्स रेंज ऑफ जो उनके सप्लायर्स हैं ओवरऑल द डिफरेंट वर्ल्ड, वो उनसे कॉफ़ी बीन्स बाय करते हैं। कॉफ़ी बीन्स को वो खुद प्रोड्यूस कल्टीवेट नहीं कर रहे, वो उनसे बाय करते हैं, और उनका अपना मेन फोकस जो है वो इनोवेशन है, ताकि वो जो बाहर से बाय कर रहे हैं उन्हीं को डिफरेंट तरीके से उसको प्रोसेस करके वो नए से नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मार्केट में। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास एग्जांपल आती है टेस्ला की। टेस्ला जो कि मेरा अपनी भी एक फेवरेट कंपनी है। तो इसमें हमारे पास ये है कि टेस्ला इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री में टॉप पर है। उसकी रीज़न क्या है कि वो जिस तरीके से वो अपने कस्टमर्स के लिए एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि सीमलेस है व्हीकल ड्राइविंग का, मतलब इलेक्ट्रिक का जिस तरीके से है आजकल बूम है, तो डेफिनेटली उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका वो चाहेंगे कि किसी भी और कंपनी को, किसी भी कंपैटिटर को ना पता चले। उनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो लीक नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि उनके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो खुद ही मोस्ट ऑफ द टाइम उनको कर रहे होते हैं, ताकि वो एक तो ये है कि उसमें वो क्वालिटी को देख सकते हैं और इनोवेट भी कर सकते हैं मौके पर। हाँ, डेफिनेटली ये है कि वो कुछ चीज़ें बाहर से आउटसोर्स भी कर रहे हैं, जैसे उनके सीट्स हैं, उनके कुछ
एक्सटीरियर कंपोनेंट्स हैं और इसके अलावा चार्जिंग इक्विपमेंट है, तो वो बाहर से इम्पोर्ट मतलब आउटसोर्स कर रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनकी क्रिटिकल चीज़ें हैं, क्रिटिकल जो एलिमेंट्स हैं, वो खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरीके से लास्ट हमारे पास एग्जांपल आती है बोइंग की। तो बोइंग का ये है कि वो दोनों चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, मेक पर भी एंड बाय पर भी। वो उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, वो खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो जिन कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने स्पेशलाइज्ड सप्लायर एज़ स्टारबक्स डिड, तो वो स्पेशलाइज्ड सप्लायर पर वो फोकस करते हैं और उन्हीं के ज़रिए से अपनी रॉ मटेरियल को आउटसोर्स कर रहे हैं। तो ये सब हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात की। अभी हम थोड़ा-सा नेक्स्ट मूव करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, ताकि हमारे पास थोड़ा न्यूमेरिकल डाटा हो, उसकी वजह से हमारे पास डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए ईज़ी रहे। ओके, तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस में रिलेटिव कॉस्ट के हवाले से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल आती है थर्मल मग्स की, जो कि एक ड्रिंक कैरियर्स बनाते हैं, कंपनी है। और उसके लिए उन्होंने एक जो ड्रिंक कैरियर है, उसका उन्होंने एक लीड ने इनोवेट किया है, जिसकी उन्हें कॉस्ट इस वक़्त $2.19 आ रही है। तो हम इसमें देखना चाहेंगे कि वो उसका किस तरीके से वो कॉस्ट आ रही है। तो हम नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, तो हमारे आइडिया होता है कि जिस तरह हम कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने पढ़ा है, तो डायरेक्ट मटेरियल उनका 0.87 सेंट्स है, एंड डायरेक्ट लेबर 0.45, फिक्स्ड ओवरहेड 51 एंड वेरिएबल ओवरहेड 0.36 है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड में क्या डिफरेंस है, ताकि हमारे पास आगे आसानी रहे समझने में। तो फिक्स्ड ओवरहेड वो कॉस्ट हैं जो कि कंपनीज के लिए अनअवॉइडेबल हैं। अगरचे कंपनी उसको प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट्स को खुद या बाहर से इंपोर्ट कर रही है, वो उनको फिर भी पे करना पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेंट्स आ सकता है बिल्डिंग का, इसके अलावा हमारे पास इक्विपमेंट जो उन्होंने बाय किया उसकी डेप्रिसिएशन आएगी, या प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह हो सकते हैं। और वेरिएबल ओवरहेड जो है वो हमें आइडिया है उसके बारे में कि वो विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिविटी चेंजेस वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डायरेक्ट लेबर की वेजेस हैं, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, तो वो सब कुछ है। तो इस तरीके से हम इसको आगे नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल थर्मल मग्स जो एक कंपनी थी, जिन्होंने $2.19 में एक लीड क्रिएट की थी, प्रोड्यूस की थी इंटरनली। तो एक और बाहर से कंपनी उनको ऑफर करती है कि हम आपको $1.75 पर लीड हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, 1,20,000 लीड्स। तो अगर एक पहली नज़र में देखा जाए इनिशियली, तो डेफिनेटली उनका ऑफर बहुत जेनरस है। वो हम उसके लिए फ़ायदा, हम उससे अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम $2.19 में कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, और उसको बाहर से $1.75 में वो चीज़ मिल सकती है। तो डेफिनेटली उसके लिए एक मार्जिन रहता है, एक पहली नज़र में हम देख सकते हैं। बट हम इसको थोड़ा-सा न्यूमेरिकल में देखने की कोशिश करते हैं कि आइदर उसके लिए वाक़ई प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो यहाँ पर हमने जैसे पहले बात की थी वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड की। यहाँ पर आप देखें, नोट करें कि हमने यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड लिखा है। क्यों? क्योंकि अगरचे कंपनी खुद बाहर से बाय कर रही है या खुद प्रोड्यूस कर रही है, उसको फिक्स कास्ट तो पड़नी ही पड़नी है। तो जब हम इसका जब डिसीजन मेकिंग में हम इसका रोल देखेंगे, तो हम फिक्स्ड ओवरहेड कास्ट को नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनअवॉइडेबल हैं, कंपनीज को पे करना पड़ेंगी। वेरिएबल ओवरहेड वो हैं, वो कास्ट हैं जिनको कंपनी अवॉइड कर सकती है। तो इस तरीके से अगर हम कास्ट को मेजर करते हैं, तो कंपनी की अपनी कास्ट $1.68 पर यूनिट आ रही है, जबकि बाहर से उसको जो प्लेटो नाम के दूसरा कोई सप्लायर था, उन्होंने उनको $1.75 ऑफर की थी। तो यहाँ से अगर हम $1,20,000 के यूनिट्स को अगर हम देखना चाहें यहाँ से, तो हम इजीली हमें आइडिया हो सकता है कि कंपनीज की अपनी कास्ट जो है वो 2,16,100 आ रही है, एंड जो सप्लायर जो बाहर से उसको आउटसोर्स करके दे रहा है वो 2,10,000 आ रहा है। तो डेफिनेटली जो हमारा पहला डिसीजन था कि बाहर से 1.75 में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो इज नॉट एनी मोर, क्योंकि डेफिनेटली हम वहाँ पे ज़्यादा पे कर रहे हैं। कंपनीज को 8,400 ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम ये एक हमने एस्पेक्ट देखा, यहाँ पर कुछ और भी हम थोड़ा-सा एग्ज़ामिन कर सकते हैं चीज़ों के, कि हमारे पास ठीक है, हमने फिक्स्ड कास्ट की हमने बात की कि वो सारा हमारे पास अनअवॉइडेबल है। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी कास्ट भी हों जो कि अवॉइडेबल हों फिक्स्ड कास्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बात की है कि इंटरेस्ट कास्ट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस, जो कि बिल्डिंग का या इक्विपमेंट का है जिसे हम प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको हम
अवॉइड कर सकते हैं। तो हम उसके ज़रिए मेज़र करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम उस कॉस्ट को भी इंक्लूड कर लें फिक्स्ड कॉस्ट के अवॉइडेबल कॉस्ट को, तो हमारे पास फिर क्या रिज़ल्ट आता है। तो इस तरीके से अगर हम यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं विद अवॉइडेबल कॉस्ट जो है वो 0.12 सेंट्स है। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन की प्राइस है इंटरनली वो $1.8 आ रही है, जबकि बाहर से हमारा जो सप्लायर है वो हमें 1.75 में ऑफ़र कर रहा है। तो डेफ़िनेटली यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए अब बाहर से को उसको आउटसोर्स करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। व्हाई? बिकॉज़ कंपनी को उसकी प्राइस पड़ रही है 2,16,000, बट अगर बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से आउटसोर्स करते हैं तो 2,10,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे लिए अब डिसीजन लेना ईज़ी है कि कंपनी अगर बाहर से आउटसोर्स करती है तो उसके लिए 6,000 वो पर 1,20,000 यूनिट्स में से वो सेव कर सकता है। तो डेफ़िनेटली अब कंपनी मूव करेगी कि हम आउटसोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कंक्लूजन में कि आइदर जिस तरह कंपनी ने पहले ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कंपनी 6,000 सेव कर सकती है आउटसोर्सिंग से, तो आइदर उसके लिए वाक़ई डिसीजन लेना ईज़ी हो गया नहीं। उसमें हम ये देख सकते हैं कि कंपनी क्या जो बाहर से आउटसोर्स करके दे रहा है वो क्वालिटी मटेरियल भी प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। इसके अलावा क्या टाइमली डिलीवरी पॉसिबल होगी, या कंपनी का वो कंपैटिटर तो नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं कंपनीज़ को जो थर्मल मग्स है उसको फोकस करना पड़ेंगे डिसीजन मेकिंग के वक़्त। तो ओवरऑल मैं कंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारी जो अब तक की डिस्कशन थी, हमने सबसे पहले बात की है कि मेक एंड बाय है क्या? मेक कंपनी इंटरनली प्रोड्यूस कर रही है एंड बाय वो आउटसोर्स कर सकती है। उसमें वो सब कुछ हो सकता है कि वो कुछ कंपोनेंट्स बाय करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटो कार की हमने बात की थी कि वो सिर्फ़ उनके जो इंजन के जो बेरिंग हैं, बॉल बेरिंग्स हैं, तो वो बाहर से आउटसोर्स कर सकते हैं, बट ओवरऑल जो इंजन है वो उनको खुद ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा ताकि उनका जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो कायम रहे। तो इस तरीके से हमारे लिए ये कॉस्ट जो अकाउंटिंग का जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था मेक वर्सेस बाय का, वो उसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आप लोगों को इससे अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ग्रुप में मैसेज करके भी उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।